नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिव नायक और आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 498 ए के बारे में। देखा ये जाता है कि पत्नी द्वारा अपने पति पर और अपने सास ससुर पर और अपने देवर और नातेदार, पति के जो नातेदार हैं उन पर 498 ए और दहेज के मांगने की धाराओं में, दहेज प्रसिद्ध अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा देती हैं। तो देखा ये जाता है कि जो पति के नातेदार हैं या उनके सास पति के माता पिता हैं, उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का डर सताने लगता है। बहुत से मामले जबकि ऐसे होते हैं जिनमें पति की कोई भी गलती नहीं होती है या सास ससुर की कोई गलती नहीं होती है। देखा जा रहा है इसमें से कम 70% मामले केवल झूठे होते हैं और किसी न किसी तरीके से पत्नियों की एफआईआर मामले दर्ज हो जाती हैं और जब उनकी विवेचना होती हैं तो कहीं ना कहीं वो मामले झूठे होते हैं। 2012 के राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के अनुसार जो 498 ए में एफआईआर दर्ज हुई थी उनमें लगभग 2 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 47,951 महिलाएं थीं और उन अपराधों में जो एफआईआर दर्ज हुई थी 498 ए में, उन लोगों को केवल 15% लोगों को सजा मिली, यानी 15% लोगों की उसमें दोष सिद्धि हुई। उसके बाद देखा यह गया कि कहीं ना कहीं ये मामले ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और देखा यह गया कि पत्नी द्वारा अपने बुजुर्ग सास ससुर का भी नाम उसमें लिखवा दिया गया और कुछ ऐसे लोगों का नाम लिखवा दिया, पति के नातेदार थे वो, पर उनका वहाँ पे आना जाना ही नहीं था। इन मामलों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये न्यायालय पे बोझ भी बढ़ता चला गया और देखा यह गया कि पत्नी द्वारा दहेज मांगने के झूठे इंजाम पति पे लगाए गए कि जो व्यक्ति कम भी कमाता है उस पर भी करोड़ों की शादी में पैसा लगाने के लिए बात की कही गई और ये कहा गया कि हमारे बुजुर्ग, ये पति के जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो भी अत्याचार करते हैं। तो इनको देखते हुए 498 ए का महिलाएं गलत उपयोग करने लगी। अब हम देखते हैं कि 498 ए हमारे आईपीसी में कब ऐड की गई। 1983 में आईपीसी में 2 सेक्शनों को जोड़ा गया। एक था 304 बी जो दहेज हत्याओं को रोकने के लिए था और एक महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है घर में उनको रोकने के लिए 498 ए था। इनको देखा इसलिए जोड़े गए थे कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे थे उनकी संख्याएं बहुत थी उस समय, पर आगे चलकर 498 ए ने महिलाओं ने उसका गलत उपयोग करना चालू कर दिया और समय बढ़ते बढ़ते महिलाएं ने बहुत सारी ऐसी एफआईआर करी, झूठी एफआईआर करी गई, जो उसमें ऐसे बुजुर्ग पति पक्ष यानी कि अपने ससुराल पक्ष के ऐसे ऐसे लोगों के, बुजुर्ग लोगों के नाम लिखवाना चालू कर दिया। कभी कभी ऐसा देखा गया बहुत बुजुर्ग माता पिता हैं पति के, उनका भी नाम लिखवा दिया और देखा गया बहुत से मामलों में जो पति के नातेदार हैं, बहुत दूर के हैं, उनका भी नाम पति पर दबाव बनाने के उद्देश्य से वो बना कर दिया गया। देखा गया बहुत सारी मामले ऐसे होते हैं जो जज उन्हें देख के समझ जाता है कि ये बनावटी है। अमूमन ये देखा जाता है कि जज को पहले ही बाद में ही मालूम पड़ जाता है कि इनमें बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो केवल बनावटी लिखे गए हैं। एक्चुअल फैक्ट वहाँ पे भी जाने के बाद मालूम होते हैं क्या फैक्ट हैं क्या नहीं है। इसलिए समय समय पर 498 ए को चुनौती दी गई। 2005 में भी 498 ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। फिर इसके बाद 2010 में एक प्रीति गुप्ता स्टेट ऑफ झारखंड के मामले में भी 498 ए पर एक विचार विमर्श कमेटी बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, उनके सुझाव मांगे गए। इसके बाद एक बहुत अच्छा जजमेंट है अरनेश कुमार आदि बनाम स्टेट ऑफ बिहार आदि, उस मामले में ये जजमेंट था 2/7/2014 का। इसमें 9 पॉइंटों का दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। इसमें ये कहा कि 498 ए में जो गिरफ्तारी होती हैं वो गलत तरीके से होती हैं, यानी कि बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं बहुत झूठे होते हैं या फिर उनमें जो मामला बनना होता है इतना मामला नहीं होता है। और ये देखा जाता है कि अगर कोई पति जेल चला जाएगा या उसका कोई व्यक्ति जेल चला जाएगा तो कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करेगा, और अगर वो जेल चला गया एक बार तो कहीं ना कहीं जो हमारा उद्देश्य है कि एक परिवार को बना के रखना है, बनाए रखना है, तो उस वक्त अगर जेल चला गया तो बहुत मामलों में ये देखा गया
तो उस पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होता था। तो बहुत सारे मामलों में इनको दृष्टिगत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी एक दिशा निर्देश जारी किए कि एक प्रकार किसी का घर भी नहीं टूटे, और जो भी लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, जो भी मामले हैं वो किसी प्रकार निपटें। तो अगर कोई 498A में एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो थानों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए पूरे भारत में। 2/4/2014 का आप डेट ध्यान रखिए। ये अरनेश कुमार आदि बनाम स्टेट बिहार का मामला था, ये अपील थी। इस मामले में 9 पॉइंटों का गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन को आप ध्यान रखिए। 41 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही आगे की कार्रवाई की जाए। अगर 498A में जो भी एफआईआर दर्ज होती हैं तो जो अभियुक्त है यानी कि पति है उसको 41A का नोटिस दिया जाए और उसको नोटिस के संग आगे की कार्रवाई की जाए। जो भी एफआईआर 498A में दर्ज होती है तो पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो 41A का नोटिस सर्वप्रथम अभियुक्त को भेजे, और वो कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भारसाधक अधिकारी 41 के सीआरपीसी की कार्रवाई नहीं करता है और इस कार्रवाई करे बिना अरनेश कुमार जो दिशा निर्देश हैं और 41 की सीआरपीसी की कार्रवाई करे बिना किसी को गिरफ्तार करता है तो उस भार साधक अधिकारी को कार्रवाई की जाएगी उल्लंघन करने पर। और अगर आपको इन अधिकारों के बारे में नहीं जानकारी है तो अरनेश कुमार के दिशा निर्देशों के बारे में जरूर ध्यान रखिए। अगर आपके ऊपर 498A की एफआईआर दर्ज हो गई है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके परिवार वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अरनेश कुमार का दिशा निर्देश के बारे में पुलिस अधिकारियों को बता सकते हैं कि वो 41A सीआरपीसी की गाइडलाइन का पालन करें। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक।